जय हिंद साथियों। आशा करते हो आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट की, यानी कि डेली बेस पे हम चाहते हैं कि न्यू से न्यू प्रैक्टिस सेट चलाने का हम प्रयास करते हैं। बात कर लेते हैं जब भी जो ही नई बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कि जब बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब हम एक अच्छे रणनीति के साथ जो है इसमें लग जाएंगे और बिल्कुल ही लाइव क्लास हमारा डेली चलेगा। यानी कि एक बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन का जो फुल पोस्टमार्टम जो होगा अलग से, तो उसका जो अलग बैच होगा। अब बात कर लेते हैं, एक एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी होगा प्लस लुसेंट के साथ, यानी कि विथ लुसेंट के साथ जो है एनसीईआरटी का सीरीज शाम में चलेगा या तो सुबह में, ये डिसाइड हो जाएगा बाद में। अब बात करते हैं, अब भी जो भी क्वेश्चंस हम चलाए जा रहे हैं न्यू प्रैक्टिस सेट, ये जो है प्रैक्टिस सेट है एडू संधान का है न्यू प्रैक्टिस सेट, यानी 5वां प्रैक्टिस सेट है। अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अप टू डेट है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले वाला अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कई सारे न्यू प्रैक्टिस सेट है 2023 का, अप टू डेट है। उसका जो है लिंक जो वीडियो के नीचे में भी दिया गया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे पीडीएफ जो है और जानकारी के साथ जो वहाँ पे शेयर की जाती है टेलीग्राम में, तो ज़रूर जुड़ें। और बात करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह हमारा प्रयास रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा आगे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, तो किसी को हराने का शौक़ नहीं, किसी को हराने का शौक़ नहीं, बस आगे बढ़ने का जुनून है। किसी को हराने का शौक़ नहीं है बल्कि आगे बढ़ने का जुनून है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको जो है ज़िंदगी में संघर्ष करते रहना है, ना कि किसी को हराना है। बस आगे अपना निकालना है रास्ता बना के, बस काम खाली हो जाए, बस इतना ही करना है। ना किसी को ताड़ना है, ना किसी को नीचा दिखाना है, बस अपना काम आगे बढ़ते जाना है, करते जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रश्न की। तो आज के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, सेट स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि जो करंट बने हैं, कल का करंट बना हुआ है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल, जो है हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए? नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल के यानी कि जो बात कर लेते हैं, पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव थे। और दूसरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव, दूसरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें, पुष्प कमल दहल प्रचंड है, ये आपको पुष्प कमल दहल है। अब बात करते हैं, काठमांडू है राजधानी, नेपाली मुद्रा इसका रुपया है, मुद्रा, ये ध्यान रखना है नेपाल की। अब बात करते हैं, वह राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की जगह कार्यकाल 12 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा। नेपाल में 2008 को गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुना, यानी कि गणतंत्र जो ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, नेपाल जो गणतंत्र कब बना है? 2008 में बना है और तीसरा राष्ट्रपति ये है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है वोटिंग का शेयर यहाँ पे किया गया है। ये तो सारे इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये सारे हैं और ये वाले इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चाइना की। चाइना यानी कि धोखेबाज की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे साथ जो है काफ़ी धोखेबाजी करते हैं। तो चाइना की बात करते हैं, शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए चीन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये तीसरा कार्यकाल है, यानी कि यह कह सकते हैं तीसरे कार्यकाल के रूप में यह चुने गए हैं। तो माओ त्से तुंग की बात करें तो 1954 से 1959 के बाद चीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए। माओ त्से तुंग के बाद जो है ना, 1954 से 1959 के बाद जो है चीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए। कौन?
शी जिनपिंग यानी कि धोखेबाज। चीन गणराज्य नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने सर्वसम्मति से 2952 वोट मिले हैं। शी जिनपिंग को पहली बार 2013 में चीन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब? 2013 में। ये भी आपको ध्यान रखना। 2018 में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर से नियुक्त हुए हैं और हान जेंग किशन की जगह देश के उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान। हान जेंग की नियुक्ति एनपीसी से सर्वसम्मति से 2952 मतों से पारित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं ली कीqiang जो है चीन के अभी वर्तमान में ली कीqiang प्रधानमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको समझ लेना। ये पड़ोसी देश के बारे में दिया गया। अब बात करते हैं और भी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं और भी करंट जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित साहित्य सम्मान है। तो ये किसे दिया गया? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसके प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया। किसके लिए? पागल खाना। ये पूछे जा सकते हैं। ज्ञान चंद चतुर्वेदी को किस लेखन के लिए पुरस्कार मिला है? 2022 का व्यास सम्मान। तो ये पूछ सकते हैं व्यास यानी कि साहित्य सम्मान। तो यह पागल खाना के लिए दिया गया। अब ये भी पूछ सकते हैं कि साहित्य सम्मान जो है यह सम्मान पुरस्कार ये साहित्य सम्मान 32वां व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए दिया गया? पागल खाना के लिए। और व्यास सम्मान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पागल खाना यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे चित्रकारी के साथ दिखाया गया है। भारतीय इतिहास के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये भी आपको ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सा? व्यास सम्मान पुरस्कार। अब प्रमुख बिंदु की हम बात करते हैं। प्रमुख बिंदु में क्या है? तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल द्वारा संचालित एक अस्पताल में हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हृदय विशेषज्ञ को था ज्ञानचंद चतुर्वेदी को जाने माने क्या है? व्यंगकार है। बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड 2015 की बात करें तो 2015 में पद्मश्री से तथा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? ज्ञान चतुर्वेदी को। उनका प्रथम उपन्यास नरक यात्रा जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा व्यवस्था अत्यंत चिंतित था। 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार असगर बजाहत को 2021 में दिया गया था। उसके नाटक की बात करते हैं महाबली के लिए दिया गया था। ये भी ध्यान। पहला व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करते तो रामविलास शर्मा को 1991 में दिया गया था। भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के 3 खंडों में प्रकाशित के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान के बारे में हम बात करते हैं। बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्टार्ट हुआ था। 10 वर्ष तक अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा के साहित्य कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं कोई भी साहित्यकार केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, दोबारा विचार नहीं किया जाता है। यह सम्मान रचनाकार के मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जा सकता है, यानी कि मरणोपरांत मृत्यु के बाद यह सम्मान नहीं दिया जाता। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने रिवाइज कराए हैं करंट के, वो सारे के सारे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हो तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और सेट के साथ हमने जो है एक्स्ट्रा डोज जो है दे देते हैं, ताकि आप 1 या 2 बार 3 बार जितना भी ज़्यादा बार वीडियो देखते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें तो यह कहाँ में? इंदौर के मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? इंदौर के मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं क्यों किया गया, तो क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 15 जनवरी के दिन जो है महात्मा गांधी जी 1915 में यानी कि 1915 में साउथ अफ्रीका से 15 जनवरी को भारत लौटे थे।
तो इसी की दिन की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह 17वें क्रम के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बन जाता है क्या, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका जो है मुख्य अतिथि कौन था। तो मुख्य अतिथि पूछ सकता है कौन था, तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो था, मोहम्मद इरफान अली जो है गुयाना के राष्ट्रपति जो थे मुख्य अतिथि के रूप में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में था। किस क्रम का था, 17वें क्रम का था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपको चुनना है, तो कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है, ये सही है। और जानकी रमन समिति की बात करें शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति की बात करते हैं बीमा सुधार से, ये भी सही है। तारापुर समिति की बात करते हैं बैंकों में ग्राहक सेवा से, ये गलत है। क्योंकि ये जो है तारापुर समिति की बात करें तो ये जो है पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु जो है गठित हुआ था यह समिति, तारापुर समिति। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात करते हैं डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक कितना था। तो गेहूं का प्रति एकड़ रिकॉर्ड जो है अंक कितना था, तो हम बात करते हैं 2000 किग्रा था, 2000 किग्रा था। अब बात करते हैं पहले के उत्पादन से 3 गुना था, पहले के उत्पादन से 3 गुना। आज़ादी के बाद जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, ये भी पूछा जाता है। 500% की वृद्धि हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1966-67 में जो है ये हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसके अनुसार दाब उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। तो यह जो है जिस पर यह कार्य करता है, किस पर, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम। पास्कल की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, तो पास्कल का जो है पूरा नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। क्या है, ब्लेज पास्कल इसका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं देश में वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है। तो महारत्न कंपनी की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 12 है। ठीक है, 12 महारत्न कंपनी है और 12 नवरत्न कंपनी है। तो 12वीं नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी कौन सी है, REC जो है 12वें नंबर की जो है महारत्न कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिनी रत्न कंपनी कितनी है, 73 से प्लस है, 73 प्लस है मिनी रत्न कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर सेट हमारे द्वारा दी गई जानकारी सेट के फुल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन जो है ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अब वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है, तो वह क्या है, तो वह हम बात कर लेते हैं वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। किसके, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाता है। राइट आंसर की हम बात करते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉक्साइट अयस्क किसका है, तो बॉक्साइट की हम बात करते हैं अयस्क किसका है, एल्युमिनियम का। ये आपको भी पता है एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोलक की काल अवधि है, तो लोलक की काल अवधि क्या होती है, तो लोलक की काल अवधि की हम बात करें लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके, लंबाई के ऊपर पर बात करते हैं वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो आकलन के सिद्धांत के अनुसार जो कार्य करता है उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, तो बात कर लेते हैं उस कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आपको सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है, अंतरिक्ष संबंधित जो भी है सैटेलाइट वगैरह सब जो शेयर की जाती है भेजे जाते हैं उनके लिए जो है सुपर कंप्यूटर काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीता है।
तो 36वें राष्ट्रीय खेल की हम बात करें तो सर्वाधिक पदक जो है किस टीम ने जीता था, तो हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ टीम ने जीता था। कितने, तो सर्वश्रेष्ठ टीम की हम बात करें तो यह जो है कितने मतलब इसने जीता था, तो 61 गोल्ड मेडल जीता था। कितने, 61 गोल्ड जीता था। और कुल पदक की हम बात करें तो 128 पदक जीता था किसने, सर्विसेज ने। अब 128 में कुल 61 जो है गोल्ड मेडल इसने जीता था। तो पहले नंबर पर सर्विसेज था, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा था, तो दूसरा स्थान पे रहा था महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरा पे हरियाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं इसमें जो है राष्ट्रीय खेल का और भी हम बात करें तो इसमें जो है शुभंकर अगर पूछे तो शुभंकर क्या है, साबज। साबज जो है शुभंकर था राष्ट्रीय खेल का। ये भी आपको देखना है, साबज का मतलब क्या होता है, एशियाई शेर, एशियाई शेर। और अगर वही पूछे आदर्श वाक्य की तो सेलिब्रेशन क्या होगा, सेलिब्रेशन यूनिटी थ्रो यूथ, सेलिब्रेशन यूनिटी थ्रू यूथ जो है इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। ये आपको ध्यान रखना है। इस इतने सारे प्रश्न से ज़्यादा जो है यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का कोई चांस ही नहीं है। तो इतने आपको ध्यान में रख लेने हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो नदी तट पर स्थित कौन सा नहीं है। बात करते हैं नदी तट पर जो है स्थित कौन सा नहीं है, तो हम इसका आंसर की हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये जो है भिलाई जो है नदी तट पर स्थित जो है ये नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं बोकारो और जमशेदपुर की हम बात करें तो बोकारो जमशेदपुर है जो ये कहाँ पे स्थित है, ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी के तट पर बोकारो और जमशेदपुर स्थित है। अब वही बात करते हैं इंद्रावती की, तो इंद्रावती क्या है, ये बात भद्रावती की, सॉरी इंद्रावती नहीं भद्रावती, भद्रावती नदी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं भिलाई, भिलाई तो ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगर ये पूछे भिलाई जो है किस देश के सहायता से बनाया गया था, भिलाई जो है रूस के सहायता से बनाया गया था। भिलाई, बोकारो, बोकारो भी रूस के सहायता से ये भी बनाया गया था। बात करें दुर्गापुरा, दुर्गापुर की बात करें तो यह ब्रिटेन की सहायता से, और बात कर लेते हैं एक आता है जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से क्या होता है, राउरकेला, राउरकेला जो होता है जर्मनी की सहायता से। अब पूछे कि यानी कि दूसरी पंचवर्षीय में कौन कौन से स्थापित किए गए थे, ये आपको ध्यान रखने कैसे, दूरा, भिदुरा, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे ये कंपनी। तो भिदुरा से होता क्या है, भिलाई, ये हुआ भी से भिलाई, दू से दुर्गापुर, रा से राउरकेला। बात करते हैं बोकारो हुआ था, बोकारो हुआ था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो का स्थापना किया गया था। तो भिदुरा क्या 1955 में, और ये 56 में, ये 56 में हुआ था, 56 में, और ये 59 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है 55, 56, 59 यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। बोकारो जो हुआ था 1963 में, ये शायद 1963 या 64 में, यानी कि 63 में ही ये स्थापना किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने गांव हैं। 2011 के अनुसार भारत में कुल लगभग गांव की हम बात करें तो 6,40,000 गांव है, जिसमें कि यूपी में सर्वाधिक है। यूपी की हम बात करते हैं सबसे अधिक, यूपी बड़ा भी है और लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा यूपी में भी है, इसीलिए इसमें गांव की संख्या भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो बात करते हैं विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। किसको, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। अब बात करते हैं नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता कौन सा, हम देख सकते हैं कंसल्ट, ये बनाया जा सकता है। ट्यूशन जो बनाया जा सकता है। लोकेशन ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन टैलेंट जो है TALENT नहीं बनाया जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई है ही नहीं, यहाँ पे ई दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किस गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया, यानी 24 × 7 24 × 7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, तो बात कर लेते हैं कि यह जो घोषित किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोढेरा। मोढेरा यानी कि गुजरात में स्थित है मोढेरा, ये आपको ध्यान, मोढेरा में सूर्य मंदिर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, तो यह किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं अगस्त कॉम्टे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगस्त कॉम्टे कहाँ कहाँ का था, ये पूछ लेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। अगस्त कॉम्टे जो था फ्रांस के समाजशास्त्री था। कौन का, फ्रांस के समाजशास्त्री। अब बात कर लेते हैं अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो इसके मध्य जो है बात करते हैं पठार की, तो मालवा का पठार स्थित है। किसका, मालवा का। बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस नियम को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है, तो कॉर्क स्क्रू नियम की हम बात कर लेते हैं तो दक्षिण हस्त अंगूठा अंगुष्ठ नियम को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और विश्व का सबसे लंबी नदी भी है। अब बोलगा की बात करें तो यह जो है कहाँ पे बहती है, तो बोलगा की हम बात करें तो यह यूरोप में बहती है। कहाँ पे, यूरोप में, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस देश के लेखक को उनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वर्ष 2022 का जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम इसका बात कर लेते हैं आंसर की, तो राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का, तो इसका अर्थ होता है तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो यह छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की हम बात करें तो गुजरात है। कितना लंबा है, तो 16.6 किलोमीटर जो है लंबा है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा है। अब बात करते हैं भारत की तटरेखा पर कुल जो है 9 स्टेट यानी कि 9 राज्य, 9 स्टेट और 4 यूटी क्या है, 4 यूटी यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश है, किससे, तटरेखा पे स्थित है। अब बात करते हैं दुनिया में सबसे अधिक तटरेखा वाला सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। सर्वाधिक तटरेखा वाला बात करें तो कनाडा है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश। अब बात करते हैं आंख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। आंख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है वह क्या होता है, तो वह हम बात कर लेते हैं, वह जो होता है ऑप्टिकल तंत्रिका होता है। क्या है, ऑप्टिकल तंत्रिका। अब यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग यहाँ पे दिया गया है, तो रीजनिंग की हम बात करते तो यहाँ पे क्या है 25 × 3 + 5 क्या हो जाता है 80 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे फिर यहाँ क्या कर दिया गया है 25 × 4 100 × 5 105 हो गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, अब 25 × 5 कितना हो गया 125, 25 × 9 यानी कि 9 है, ये 9 है, 25 × 9 तो क्या हो गया 175 और उसमें फिर 5 को ऐड कर दिए तो 80 हो जाता है। तो इसका यानी कि 80 नहीं, इसको जो 9 से गुना कर देंगे कितना 8 225 हो जाता है। तो 25 गुने आप क्या करेंगे 25 × 9 + 5 तो 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
भारत सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये स्वच्छ गंगा के लिए मंजूर किए हैं? तो स्वच्छ गंगा के लिए मंजूर किए हैं 1145 करोड़ की मंजूरी दिया गया है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण की हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या था मुख्य कारण? 27 क्वेश्चन की 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या था इसका मुख्य कारण? तो इसका मुख्य कारण की हम बात कर लेते हैं तो यह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण इसका मुख्य कारण, इसी कारण वजह से यह शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था कब से? 39 से लेकर 45 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती है कौन सी जनजाति? बात है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अब बात कर लेते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की अगर क्षमता पूछे तो क्या होगा? ऊर्जा हो जाएगा। अगर कार्य करने की यहाँ से क्षमता पूछे ऊर्जा हो जाएगा। अगर कार्य करने की शक्ति पूछे तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर कहे तो दर जैसे कहेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या की हम बात करते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर दर कहते तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दो संख्या है 3-4 अनुपात के में है, यदि उनका HCF 14 है तो इन दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो इन दोनों संख्या का योग हमें निकाल लेना है। 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर वही बात करते हैं 3 का 14 मान दिया गया, यानी 3 गुने 14 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 42 हो जाता है। उसी तरह 4 को जो अगर हम 14 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 14 कर देंगे, 14 चौके 56, 56 हो जाएगा। यानी कि हम बात करें तो 3 गुने 14 कितना हो जाएगा? 3 गुने अगर 14 कर देते हैं तो कितना होगा? 42, और 4 गुने फिर 14 कर देंगे, 4 गुने 14 तो 56, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8, 5, 4 और 9, 8 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित किस राज्य ने अम्मा योजना की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अम्मा योजना की बात कर शुरुआत करी गई है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बात कर लेते हैं अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है। कालिदास की बात चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसे विक्रमादित्य कहते हैं ये होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त ये सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन ये भी सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से किस नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध देती है? तो किस नस्ल की गाय जो है सबसे अधिक दूध देती है? बात करते साहिवाल नस्ल की गाय जो है सबसे अधिक दूध देती है। अब बात करते हैं दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर दो वस्तुओं के बीच अगर दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। अब बात करते हैं प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो जैसे प्रथम 5 भाज्य संख्या है 2, 3, 5 + 7 + 11, 11 ये क्या हो जाता है? तो प्रथम 5 भाज्य संख्या इसे 5 से भाग दे देने हैं तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दे, 5 3 तो 5 5 10 7 17 28, 28/5 हो जाता है। तो 7 × 5 = 35, 1 37, 7 × 5 = 25, 3 28, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में फरवरी 2023 में झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो झारखंड के नए राज्यपाल की हम बात करें तो कौन बने हैं? तो राज्यपाल की हम बात कर लेते हैं, झारखंड के बने हैं कौन? CP राधाकृष्णन। कौन बने? CP राधाकृष्णन। चलिए हम राज्यपाल के बारे में जो हाल ही में 13 राज्यपाल बदले गए हैं तो उसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में यानी कि हाल ही में
13 राज्यों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की। अगर हम बात करते हैं 15वें क्रम के राष्ट्रपति है, भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के क्या थे, झारखंड के राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं 13 राज्यपाल जो बदले गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। केटी पटनायक को हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम में नियुक्त किए गए हैं। और सीपी राधाकृष्णन की हम बात करें तो झारखंड में नियुक्त किए गए सीपी राधाकृष्णन। शिव प्रताप शुक्ल को हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए शिव प्रताप शुक्ल को। गुलाब चंद कटारिया को बात करते हैं असम में। और एस अब्दुल नज़ीर की बात करें तो पूर्व न्यायाधीश है, तो इसको आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बीबी हरिश्चंद्रन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके को हम बात करते हैं, मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। एल गणेशन की बात करें, नागालैंड की राज्यपाल बनाया गया है। पी चौहान की बात करें तो मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। अब वही बात करते हैं राजेंद्र वो आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। रमेश बैस को महाराष्ट्र का बनाया गया है। और बी.डी. मिश्रा की बात करते हुए लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, किस अंग्रेज को? तो हम बात करते हैं यह जो हॉकिंस को नियुक्त किया था। यह हॉकिंस जो आया था अंग्रेज ने जहांगीर, ये कब आया था? ये जो है जहांगीर जो आया था, जो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। और ये कब आया था हम बात कर लेते हैं, कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। कब? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अब बात करते हैं भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो वह तीनों पॉइंट जो मिलते हैं वह कौन सा स्थान है जहाँ पे मिलते हैं? तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आनुवंशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है? तो किस एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है? तो एक्स क्रोमोसोम के प्रतिलिपि के कारण यह उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके केंद्रक में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं? 47 होते हैं। इसमें एक्स और वाई होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 74 यानी कि 47 और XX Y होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संख्या 57249 किस एकल अंक संख्या से विभाज्य है? तो किस एकल अंक संख्या से विभाज्य है? तो बात कर लेते हैं यह जो है 3 और 9 एकल अंक संख्या से विभाज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो 9 और 3 से कट जाते हैं। कैसे? 7 5 12 तो 14 14 4 18 18 4 23 18 9 27 हो जाता है। ये दोनों 3 या 9 से दोनों कट जाते हैं, 3 और 9 दोनों से कटेंगे। अब बात करते हैं निम्न में से कौन 2022 के भौतिक नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? तो भौतिक नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं है तो कौन है? मोर्टन मेंडल जो है ये शामिल नहीं है। बाकी एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर ये शामिल है, एंटोनो जिलिंगर ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था, वह कौन था? तो बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात कर लेते हैं त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर की हम बात करते हैं, यह किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। किससे? गंडक नदी से। अब बात करते हैं सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक कौन है? सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक की हम बात कर लेते हैं, तो यह कौन है? डार्विन है। कौन? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया है 2 पाइप
क्रमशः 36 मिनट और 54 मिनट में एक टैंकी भर सकते हैं। 36 मिनट और 54 मिनट में भर सकते हैं। तो इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो 36 और 54 कट जाएंगे कितने, 108 से। तो 108 से जब कट जाएंगे तो क्या होगा, इसका निकल जाएगा कितना ये निकल जाएगा 4, ये निकल जाएगा 2। तो 4 2 6, 108 बटे कितना हो जाएगा 6। तो इसको कटाएंगे तो कितना 54/3 हो जाएगा। तो ये जब जो इतना हो जाता है तो कितना हो जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको और हम तोड़ेंगे तो इसको और तोड़ने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के चलेगा डी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 2022 में भारत का स्थान की बात करें तो 43 स्थान रहा है। बात करते हैं गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी की बात करते हैं गुरु अंगद को नियुक्त किया था, जिसे लाहना के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि दूसरे नंबर के गुरु थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुरु अमरदास की बात करें तो ये अमरदास और रामदास ये की हम बात करते हैं, ये गुरु थे। ये बात कर लेते हैं गुरु अमरदास, ये अंगद के बाद रामदास, अमरदास, उसके बाद अर्जुन देव थे। तो इसका ये जो अर्जुन देव जो 5वें क्रम के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भाखड़ा नागल किन राज्यों का एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल की हम बात करें तो यह जो है किन राज्यों का जो एक संयुक्त परियोजना है। तो बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भाखड़ा नागल की बात करें तो बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल, ये आपको ध्यान रखना है। देश को कोशिका का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। बात करते हैं लाइसोसोम को जाना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे जाना जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। गोल्डन रॉड की हम बात कर लेते हैं, यह जो है यूएसए का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो AR रहमान पे रखा गया किस देश में सड़क का नाम, तो कनाडा में जो है सड़क का नाम जो है भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पे रखा गया है। अब बात करते हैं किस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे जिस कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो माइक्रोलिथ कहा जाता था किस काल के उपकरण को जो अत्यंत छोटे होते थे जिस कारण उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये कौन सा काल था। बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल था। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण को माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब बात करते हैं गीत में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करते हैं कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं अटकामा की, तो अटकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सहारा की बात करते हैं अफ्रीका में है। गोबी की बात करें तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है गोबी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अंजीर के पेड़ के अनेक जातियों और वर्ग की परागणकारी जातियों के बीच कौन सा संबंध है। तो अंजीर के पेड़ के अनेक जातियों और वर्ग की परागणकारी जातियों के बीच कौन सा संबंध है। तो बात कर लेते हैं इसमें इसके बीच संबंध की, तो इसमें जो है सहोपकारिता का संबंध है। अब बात करते हैं सहोपकारिता का संबंध है तो हम बात करते हैं दोनों को लाभ जो होता है सहोपकारिता में जो है दोनों को लाभ होता है, यानी कि दोनों जातियों के को लाभ होता है, उसे सहोपकारिता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं मोडी एक लिपि है जिसका प्रयोग किस राज्य की प्राथमिक भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। तो मोडी एक लिपि है जिसका प्रयोग जो है किस राज्य की प्राथमिक भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर मराठी, यानी कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं देश में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व के स्थान पर मंजूरी
हाल ही में दी गई है। रिजर्व की स्थापना की मंजूरी हाल ही में दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? दुर्गावती बात करते हैं टाइगर रिजर्व की मंजूरी जो मिली है हाल ही में, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देश का 53वां टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो कौन सा है? रानीपुर है। कौन सा है? रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं अजंता जो है बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं शैव वैष्णव जैन और खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा। कौन है? एलिफेंटा। शैव वैष्णव जैन और खजुराहो के लिए एलिफेंटा प्रसिद्ध है। और नालंदा और की बात करें, खजुराहो तो हो जाता है ये दोनों, इसमें नालंदा की बात करें बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि की बात करते हैं थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ पे रंग बिरंगे यानी कि श्वेत हाथी जो खाली वहाँ पे सुंदर दिखने में लगते हैं, ये पाए जाते हैं। अब हजार भूमों की अगर यही पूछे क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है विश्व में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप का उदाहरण है? उभयलिंगाश्री पादप का उदाहरण की बात करें तो नारियल है। एक लिंगी है पपीता, एक लिंगी का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कांवड़ झील किस राज्य में है? तो कांवड़ झील की बात करते हैं बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवड़ झील। बात करते हैं वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदभार निम्न में से कौन संभाल रहे हैं? यानी कि एक्स्ट्रा पदभार जो है मिला है हुआ है, किसे मिला हुआ है? तो स्मृति ईरानी को ये एक्स्ट्रा में पदभार मिला हुआ है। बात करें स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना की बात करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब बात कर लेते हैं PIL का अर्थ क्या होता है? यानी कि PIL का जो अर्थ होता है, तो क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका अर्थ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मनुष्य के अननी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अननी में हम बात करते हैं फेसियल में, तो अस्थियों की संख्या टोटल की हम बात करें तो 14 हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कान में कितने होते हैं? कान में 6 होते हैं, कपाल में 8 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है चेहरे में कितना होता है? तो चेहरे में 14 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फेशियल की हम बात करें तो इसमें 14 पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित यूनेस्को स्थलों और उस राज्य का मिलान करें जिसमें वे स्थित है। तो हम बात करते हैं निम्नलिखित यूनेस्को स्थल और राज्य का मिलान आपको सही करने हैं जिसमें वह स्थित है। तो बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो एलोरा की गुफा की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर की हम बात करते हैं ये उड़ीसा में है। तो बात कर लेते हैं केवला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में है। हम्पी की स्मारक की बात करिए कर्नाटक में। ये इसका राइट आंसर की बात करते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं एलोरा की गुफा को जो है शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था किसको? एलोरा की गुफा की हम बात करते हैं इसे 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में। और सूर्य मंदिर की हम बात करते हैं इसे कब शामिल किया था? 1984 में शामिल किया था यूनेस्को विश्व धरोहर में। केवला राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो इसे 1985 में शामिल किया गया था। और हम्पी की बात करें तो हम्पी स्मारक को 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 की हम बात करें तो 22वें क्रम का हुआ था और बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में जो राष्ट्रमंडल में जो पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। महिला यानी कि फीमेल क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था, फीमेल क्रिकेट टीम को। और इसमें जो है भारतीय टीम ने जो सिल्वर मेडल जीता था क्रिकेट में, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें सर्वाधिक पदक की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान हम पूछ लेते हैं। इसमें जो है राष्ट्रमंडल में चौथे स्थान पर रहा था। ये आपको ध्यान रखना है।
और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यह पहले स्थान पर रहा था। अब बात करते हैं सर्वाधिक पदक किस खेल में प्राप्त हुआ था भारत को, तो जीता था तो कुल जो है कुश्ती में जीता था। कुश्ती में कितना पदक जीता था, 12 पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है किस पुस्तक को, तो आनंद मठ को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते का निर्धारण किया जाता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते का निर्धारण की बात करें तो ये जो है बात संसद के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न रोगों उनके संक्रमण के कारकों को सुमेलित करना है। उसके रोग और उसके संक्रमण के कारक को सुमेलित करने हैं सही ढंग से। अब बात करें तो इसको सुमेलित करने हैं, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, तो चलिए सुमेलित करके हम बता देते हैं। तो इसका क्या होगा, खसरा क्या हो जाएगा, खसरा की बात करते हैं मार्बेली विषाणु हो जाएगा। चेचक की बात करते तो वेरेला विषाणु की हो जाएगा। गंजापन की बात करें टीनिया कैपिटिस के कारण हो जाएगा। कुष्ठ रोग की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि चेचक वेरेला वायरस के द्वारा होता है। कालाजार की बात करते हैं लिस्मेनिया डेनोवानी के द्वारा होता है। पैरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये सारे रोग आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की हम बात करें, अभी बात हुआ है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं गंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रकाशित पद्म पुरस्कार 2023 की प्राप्तकर्ताओं की सूची में कितनी महिलाएं शामिल है, तो इसमें जो है कितनी महिलाएं शामिल है, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें महिलाओं की, तो इसमें महिलाएं कितने शामिल हैं, तो इसमें 19 महिलाएं शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी। सबसे अंत में जो हुई थी कौन सी घटना हुई थी, तो 72 का हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो इसमें सबसे अंत में जो घटना हुआ था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुआ था सबसे अंत में, और यह कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। कब, 1932 में। चोरी चोरा 1922 में हुआ था। बात करते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने से संबंध कथन नहीं है, यानी कि भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 1978 में जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, यानी कि 78 में नहीं, यही गलत है, क्योंकि ये जो है 1976 में जोड़ा गया था। कब, 1976 में। भारत में सभी धर्मों का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। मौन जो है सभी धर्मों का भारत में समान है, बिल्कुल सही। सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अब धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियों एवं मशीन की दरारों को जोड़ता है, तो यह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके रेल की पटरियों एवं मशीनों की दरारों को जोड़ता है। बात करते हैं नो स्पिन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। नो स्पिन की हम बात करते हैं शेन बॉर्न ऑस्ट्रेलिया के जो है मशहूर खिलाड़ी थे। इसका हाल ही में निधन हो गया है 2022 में ही, तो इसी का जो है आत्मकथा नो स्पिन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात करें तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें लाला लाजपत राय बने थे। ये 1920 में इसका गठन किया गया था। भारत ट्रेड यूनियन की 1920 में गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत पहचान है। उपराष्ट्रपति के संबंध में हम बात करते हैं गलत पहचान करना है, तो गलत पहचान क्या हो जाएगा,
तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत है। विधानसभा के सदस्य भाग लेते। कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन अपने पद पर रहते हुए हुआ था, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक की हम बात करें तो हाइड्रोजन का समस्थानिक इट्रियम नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें कि पोट्रियम, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बाकी डी के ऑप्शन की बात करते हैं, ये इट्रियम जो हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा खेल शब्द बिलियर्ड से संबंधित नहीं है। तो बिलियर्ड से कौन सा इनमें से खेल जो है संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो बेसमैन जो है बिलियर्ड से संबंधित नहीं है, बाकी बिलियर्ड से संबंधित है। अब बात करते हैं अक्टूबर 2022 में भारत ने टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण किस देश के साथ संपन्न किया। तो टाइगर ट्रम्प की हम बात करें युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण किस देश के साथ संपन्न किया है, तो यह हम बात करते संपन्न हुआ है तो अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। यह विशाखापत्तनम में हुआ है और नौसेना का ये अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ और नौसेना का सैन्य अभ्यास है। बात करते हैं किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो जल सेना की हम बात करते तो यह प्रारंभ किया था राजराज प्रथम के द्वारा जल सेना प्रारंभ किया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की किस संविधान संशोधन द्वारा बात करते हैं राज्यों की 3 श्रेणियों को समाप्त कर उसके स्थान पर 2 श्रेणियां यानी कि राज्य व संशासित प्रदेश स्थापित की गई थी। तो 3 श्रेणियों को जो है समाप्त कर उसके स्थान पर 2 श्रेणियां यानी कि राज्य व संशासित प्रदेश स्थापित किया गया था। तो यह किस अधिनियम के द्वारा जो है यह ऐसा प्रावधान किया गया था, तो यह 7वां संशोधन 1956 में ऐसा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राय तैलीय व वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए किस प्रवृत्ति पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए किस प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यह मिलाए जाते हैं प्रतिऑक्सीकारक प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं। बात करें ग्रेमी पुरस्कार संबंधित है और स्थापना कब हुई। तो ग्रेमी पुरस्कार की हम बात करते हैं इसका स्थापना 1958 में हुआ था और यह संगीत से संबंधित है। संगीत क्षेत्र में यह ग्रेमी पुरस्कार दिए जाते हैं। अब वही बात करते हैं LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो LIC के वर्तमान अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो यह जो है MR कुमार जो है LIC के वर्तमान अध्यक्ष है। LIC की स्थापना की हम बात करें तो 1956 में हुआ था। कब है? 1956 में। इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं वांचू समिति का संबंध है। तो वांचू समिति का संबंध की बात करें तो वांचू समिति का संबंध की हम बात करें तो यह किससे संबंधित है। तो यह बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष कर से वांचू समिति का संबंध है। बात करते हैं वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यह 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ठोस से गैस से सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मरण दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है कब। तो यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं सितंबर 2022 में भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। अगर मेडागास्कर की राजधानी की पूछे तो कहाँ है मेडागास्कर की राजधानी। तो अंतानानरीवो है। कहाँ है? अंतानानरीवो मेडागास्कर की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसकी वुड घोषणा पत्र 1854 से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, 1854 में। अब बात करते हैं राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कथन सत्य है। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, बिल्कुल सही। बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 40 है, ये गलत है, 40 नहीं है बल्कि 16 है। 40 कितने हैं, 40 लोकसभा सीट की संख्या बिहार में कितने हैं, 40 है। अब बात करते हैं राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर जो है आंसर इसका नहीं होगा। तो राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर की बात करें सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। अब बात करते हैं अम्ल तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है। अम्ल और व क्षार के बीच हुई अभिक्रिया की हम बात करें तो यह निष्प्रभावन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था। कब, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं गंगा नदी डॉल्फिन के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है, तो भागलपुर में। अब बात करते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये पटना में स्थापित किया गया है। अगर वहीं पूछे तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की स्थापना भागलपुर में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस आश्रम को धर्म और डॉल्फिन को कम डॉल्फिन क्या है, भारत के जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है। तो यह किस आश्रम को कहा जाता है, तो गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। बात करते हैं राजमन्नार समिति के सदस्य थे। तो राजमन्नार समिति के सदस्य की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और पीसी चंद्रा रेड्डी, यानी कि आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन को क्या कहा होगा, तो इस बिलियन में क्या होगा। अगर कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो इस बिलियन में क्या होगा। तो इस बिलियन में हम बात करें तो HCl होगा। क्या होगा, HCl, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अल्फ्रेड बिने जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बुद्धि के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो सेट आपको कैसा लगा और इसका मेंशन किस तरह रहा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो जाके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तो किस तरह आज के कंटेंट लगे हैं, तो ज़रूर सुझाव दें कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।